नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत शंकर शेष जी का नाटक एक और द्रोणाचार्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। डॉक्टर शंकर शेष कृत नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी और निधन 28 नवंबर 1981 ईस्वी को हुआ। शंकर शेष का संक्षिप्त जीवनी। डॉक्टर शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक थे। डॉक्टर शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्रीबाई शेष था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई थी। शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी थी। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटकों के क्षेत्र में ही मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी है। शंकर शेष के प्रमुख नाटक, इनके कुल 14 नाटक हैं। पहला सभ्यता नए नमूने 1956 ईस्वी, बिना बाती के दीप 1958, इसका मंचन हुआ 1970 में, बंधन अपने अपने 1969, फंदी 1971, कालजयी मराठी नाटक है यह 1973 ईस्वी में, राक्षस 1977 ईस्वी, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, कोमल गांधार 1979 ईस्वी, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी, रक्त बीज 1982 ईस्वी, पोस्टर 1983 ईस्वी, आधी रात के बाद 1983 ईस्वी, बाढ़ का पानी 1983 और चेहरे 1983। एक और द्रोणाचार्य नाटक का मुख्य बिंदु। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन 1971 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया गया है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अनायास सहने की परंपरा दे दिया। नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा धार्मिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया गया है। नाटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध भाग और दूसरा उत्तरार्ध भाग। नाटक के पूर्वार्ध भाग में 4 दृश्य हैं। नाटक के उत्तरार्ध भाग में 7 दृश्य हैं। कुल मिलाकर 11 दृश्य हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का पात्र परिचय। इस नाटक में 2 तरह की कहानियां चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। इस नाटक में एक तरफ द्रोणाचार्य एवं एकलव्य की कथा चलती है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अरविंद और चंदू की कथा चलती है। इन 2 कथाओं के बीच से शिक्षा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। नाटक में पौराणिक पात्र हैं द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, सैनिक। नाटक के आधुनिक पात्र हैं अरविंद, नाटक का प्रमुख पात्र है, नायक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है, लीला अरविंद की पत्नी है, यदु अरविंद का साथी जूनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल उम्र 30 वर्ष, चंदू अरविंद का
20 वर्षीय छात्र अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट। विमलेंदु मृत शिक्षक अरविंद का मित्र। अनुराधा 20 वर्ष की छात्रा चंदू की प्रेमिका। एक और द्रोणाचार्य नाटक में चित्रित समस्याएं। शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, गैर सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अस्तित्व की समस्या, मध्यवर्गीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति। एक और द्रोणाचार्य नाटक की कथानक। इस नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदनशील झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुमारों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण करना और युधिष्ठिर का नरों व कुंजरों का अर्ध सत्य। इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। अरविंद एक मध्यवर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उस पर कैंसर ग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली है। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लंघ्य रास्ते पर चलने से रोकते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता है और विरोध की तकलीफदेह भाषा की जगह समझौते की दुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी नहीं टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधाकर वह प्रेसिडेंट के दबावों के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसे बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंच जाता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते पर फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। यह कहानी एक मोड़ लेता है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वह डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज़ अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और वह एक शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेल कर मार देने का अभियोग लगाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्धसत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस नाटक के माध्यम से वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक की विडंबना को दर्शाते हुए उसकी नपुंसक बुद्धिवादिता का यथोचित चित्रण किया गया है। डॉक्टर सुनील कुमार लौटे ने
लौटे के शब्दों में एक और द्रोणाचार्य कथ्य एवं शिल्प की नवीनता को लेकर उपस्थित होने वाला ऐसा प्रगतिशील नाटक है जिसमें मंचन की संभावनाएं निहित है। निर्देशन के लिए अपने सुप्त संकेतों से युक्त यह नाटक स्वातंत्र्योत्तर नाटक के इतिहास में शिल्प और शैली व चित्र के कारण एक अलग व्यक्तित्व धारण करता है। वैचारिक तथा सामाजिक नाट्य लेखकों में डॉक्टर शंकर शेष का नाम लिया जाता है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्रों का महत्वपूर्ण कथन। अरविंद का कथन लीला से है। अब किस किस से डरू लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजलिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? प्रिंसिपल का कथन, इसीलिए तो कहता हूँ नौकरी करना है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। प्रिंसिपल का कथन लीला से, सोचो तो घर अंधेरा रख कर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा? लीला का कथन अरविंद से, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिएं और हम लोग उसी तरह जीते रहें, लेकिन अब यह नहीं होगा। कृपी का कथन द्रोणाचार्य से, विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। द्रोणाचार्य का कथन, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। अर्जुन का कथन, इतिहास कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य, युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। विमलेंदु का कथन, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ, सड़ा गला हुआ द्रोणाचार्य। धन्यवाद। आगे वीडियो में मैं दूसरे नाटक को लेकर आप लोग के सामने आऊँगी। इसे देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।